आज रसायन में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, चैप्टर अध्याय नंबर 3। तो अध्याय 2 में जो है परमाणु संरचना, जो परमाणु की संरचना चैप्टर में बहुत सा न्यूमेरिकल था, तुम लोग उम्मीद है कि बना लिया होगा। जिसको दिक्कत है वह जो है द स्टूडियो ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे जब चाहे संपर्क कर सकता है। उसमें संपर्क करने का दिया हुआ है, जिसमें पर्सनल गाइड के लिए भी अपना दिया हुआ है, नोट्स भी तुमको चाहिए वो भी मिल जाएगा ऐप पर। तो इस प्रकार तुम अपना गाइड, जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है वो सब संपर्क कर सकते हो। तो आज हम लोग अपना नया चैप्टर तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण स्टार्ट कर रहे हैं। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, periodic classification of elements, RIODIC, periodic classification of elements, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का मतलब हो गया कि तत्वों को कैसे बांटा जाता है। तत्व अभी तक जो है करीब करीब 118 तत्व की खोज हो चुकी है। तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में तुमको 114 तत्व लिखा हुआ है, लेकिन अब भी और भी कुछ तत्व की खोज हुई नए। तो कुल मिलाकर के करीब 118 तत्व हैं अभी, 118 और 119 भी कह सकते हो। इस प्रकार ये तो बदलाव होते रहता है। तो खैर अभी तत्काल इतने तत्व के 118 119 जो भी तत्व हैं इतने की खोज हो गई। तो सभी तत्वों के गुणों का अलग अलग अध्ययन करना, उसके फिर यौगिक होते हैं, उसके अलग अलग यौगिक बनेंगे, वह किस प्रकार के यौगिक का निर्माण करेंगे, उसके गुण कैसे होंगे, इन सबों का अलग अलग अध्ययन करना रसायन में कभी भी एक मुश्किल काम रहा। रसायन शास्त्र में सभी तत्वों का को अलग अलग पढ़ना और उसका क्या करना, उसके बहुत से यौगिक हैं, तो उन सबों का यौगिक का मतलब सबका अपना उसका गुण, उसका सबका यौगिक का रंग, उसके किससे प्रतिक्रिया करके क्या बनाएंगे, इन सबों का अध्ययन करना एक काफ़ी जटिल काम होता है। तो इस जटिल काम को आसान करने के लिए जो केमिस्ट्री के जो कि साइंटिस्ट रहे, वैज्ञानिक रहे, वो लोगों ने प्रयास किया कि एक तरह के गुण वाले तत्व को एक जगह पर कर दिया जाए, जिससे कि क्या हो, उसके गुणों का अध्ययन करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो मतलब कुछ वर्ग में बांट लें, कुछ ग्रुपिंग कर लें, जिससे कि एक तरह के जो कि गुण धर्म रखते हैं, एक तरह के प्रॉपर्टी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, गुण धर्म रखने वाले तत्व को एक स्थान पर रख दें, एक वर्ग में रख दें, एक जगह स्थान दे दें, और इस प्रकार से अलग अलग वर्ग में उसको क्या कर लें, बांट लें, जिससे कि उसके तत्वों में क्या हो जाए, पढ़ने में आसानी हो। तो यह प्रयोग, यह जो है 1800 ईस्वी से ही लगभग, जब तत्वों के बहुत कम तत्व भी जानकारी में थे, बहुत तत्व मतलब कि धीरे धीरे जो तत्वों की संख्या बढ़ती गई, तो इस प्रकार तत्व का जैसे जैसे खोज होता गया, जैसे जैसे यह काम क्या करते गया, लोगों को यह काम करते गया। तो सबसे पहले तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण की जरूरत क्यों है, तो इसमें इसका जरूरत इसलिए है कि तत्वों का एक समान गुण वाले तत्व का अध्ययन एक जगह कर पाएं, जिससे कि क्या हो, हमें आसानी हो। इसीलिए तत्वों का वर्गीकरण करने की आवश्यकता हुई। तो इस पर एक लाइन हम लोग लिख लेते हैं। आज तक करीब 118 तत्व की खोज हो चुकी है, जिनके गुणों एवं यौगिकों के बारे में अध्ययन करना, अलग अलग अध्ययन करना, अलग अलग अध्ययन करना काफ़ी कठिन है।
काफ़ी कठिन है, इसलिए एक प्रकार के गुण वाले एक प्रकार के गुण वाले तत्वों को एक वर्ग में रखकर एक वर्ग ग्रुप में रखकर इस कठिन काम को आसान किया जा सकता है। यह वर्गीकरण यह तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कहलाता है। यह तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कहलाता है। यह तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कहलाता है। तो यह क्या हुआ, तत्व का जो है तुमको सभी तत्व को अलग अलग अध्ययन करना, यह काफ़ी कठिन है। तो सबको एक वर्ग में बांटने, एक ग्रुपिंग करना चाह रहा है। यह तत्व क्या कहता है, आवर्ती वर्गीकरण कहलाता है। तो आवर्ती वर्गीकरण का इतिहास क्या रहा। तो आवर्ती वर्गीकरण के लिए सबसे पहले तुमको डोबर्नियर नाम के वैज्ञानिक ने प्रयास किया। तो आवर्ती वर्गीकरण 1800 ईस्वी से ही लगभग स्टार्ट हो गया था। तो सबसे पहला प्रयास का जो श्रेय जाता है वो जर्मन वैज्ञानिक हैं, जो रसायन, जिसका नाम है डोबर्नियर। तो डोबर्नियर ने इसका अब कुछ इतिहास में लिखते हैं कैसे कैसे क्या प्रयास किया गया। डोबर्नियर ने कुछ तत्वों को सर्वप्रथम तीन के समूह में वर्गीकृत किया। तीन के समूह में वर्गीकृत किया। तो जैसे कि इसमें कुछ तत्व हैं, जैसे कि लिथियम वर्गीकृत किया, जैसे कि लिथियम है, फिर सोडियम और पोटेशियम, ये एक ग्रुप था। दूसरा था तुमको कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, सबका नाम भी याद करेगा, सिंबल यहाँ लिख रहे हैं हम। उसके बाद था तुमको क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 9 तत्व जो हैं, इसको डोबर्नियर ने क्या किया, क्लासिफाई किया। तो बीच का जो परमाणु भार था, इन दोनों का औसत होता है। बीच के तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है वह अन्य दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। बीच के तत्व का परमाणु द्रव्यमान यहाँ लिख देते हैं। बीच के तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है, उनका औसत होता है। तो ये तुमको हो गया, क्या कहते हैं, इसका जो मान होगा यह अन्य दोनों के परमाणु द्रव्यमान के औसत में होगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किया गया। डोबर्नियर का पहला प्रयास इसको माना जाता है, जिसको डोबर्नियर का ट्राइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डोबर्नियर ट्राइड्स, डोबर्नियर का त्रिक। इसको क्या कहेंगे लोग, डोबर्नियर ट्राइड्स। इसको डोबर्नियर ट्राइड्स या त्रिक कहते हैं। डोबर्नियर जो नाम वैज्ञानिक का है, ट्राइड, त्रिक,
इसको डोबर्नियर ट्रिक कहा जाता है। तो ये तुम्हारा पहला प्रयास हो गया इसका, डोबर्नियर का। इसके बाद जो दूसरा प्रयास जो कि एक और थे जिन्होंने कि किया, जिसमें कि प्रमुख रहा, जिसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट तो नहीं मिला, लेकिन न्यूलैंड ने उसके बाद जो काम किया, न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो उन्होंने कहा, न्यूलैंड ने कहा कि 8 के बाद जो तत्वों के गुण हैं वो फिर से मिलते हैं, रिपीट करते हैं 8 के अंतराल पर। 8 के अंतराल के बाद तत्वों के गुण क्या करते हैं, मैच करते हैं। इसे हम लोग न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। जैसे कि संगीत में सारे गामा पा धा नी, फिर 8वां आ जाता है, उसी तरह तत्व के गुण भी क्या करते हैं, 8 के अंतराल पर फिर से रिपीट करते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। तो इसको लिख लो, उसके बाद इसको मिटा देते हैं, फिर तो लिखते हैं उसका न्यूलैंड का अष्टक नियम, ऊपर से ही लिखते हैं। तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि तत्वों की संख्या बहुत अधिक है और सबके गुण यौगिक उसके सबका अध्ययन करना क्या होगा, नहीं तो कठिन होता है। और इसलिए पहले से ही प्रयास किया जाता रहा कि तत्वों को एक वर्ग में बांट करके अध्ययन किया जाए, जिससे कि एक तरह के समान गुण वाले जो तत्व हैं उसको एक वर्ग में रखा जाए। इस प्रयास में सबसे पहले डोबर्नियर का प्रयास मैंने अभी बताया। अब हम लोग जो है डोबर्नियर के बाद अब हम लोगों ने जो एक प्रयास जिसका जिक्र हुआ, जिसका नाम था न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। ऑक्टेट रूल ऑफ न्यूलैंड। न्यूलैंड का अष्टक नियम। तत्वों के गुण 8 के अंतराल के बाद 8 के अंतराल के बाद अंतराल के बाद ठीक उसी प्रकार मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार मिलते हैं जैसे कि संगीत के स्वर 8 के अंतराल पर मिलते हैं, 8 के अंतराल पर मिलते हैं। जैसा कि मैंने कहा, संगीत के स्वर मतलब सारे गामा पा धा नी होता है हिंदी में, वही तुम्हारा है और उसका सा हो जाता है। उसी तरह से 8 के अंतराल पर, तो इसके आधार पर लगभग कैल्शियम तक के जो तत्व थे, 20 परमाणु संख्या जिसको आजकल कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान 40, तो उसमें जो है उसके जो तत्व हैं उन समूह का वर्गीकरण इसमें किया जा सका। तो जिसमें कि तुमको याद भी होगा, जैसे कि लिख देते हैं, तुम्हारा कौन से है, हाइड्रोजन से लेकर के तुम्हारा क्या था, हाइड्रोजन, फिर हो गया हीलियम था, और लिथियम, सोडियम, तो 18 तक के तत्व तुम्हें हो जाएंगे। तो उसको लिख देते हैं, हाइड्रोजन, फिर क्या होगा तुम्हें यहाँ पर हीलियम, चाहे लिथियम से लिखो, लिथियम, उसके बाद होता है बेरिलियम, फिर कौन है, बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन हो गया, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, ये हो गया। और उसमें इसके तत्व और जो तत्व यहाँ पर जो कि अक्रिया, जो कि कम क्रियाशील जो गैस होते हैं, दैट इज जिसको हम लोग नोबल गैस भी कहते हैं, तो उसकी खोज उस समय तक नहीं हुई थी, तो उसका तो नाम नहीं लिखा गया न्यूलैंड में। तो न्यूलैंड में यहाँ पर फिर क्या आ गया, सोडियम आ गया, Na, उसके बाद आ गया बेरिलियम के नीचे आ गया सोडियम के बाद यहाँ मैग्नीशियम आया, इसका बोरॉन के नीचे क्या आ गया, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन,
यहाँ फास्फोरस, सल्फर, यहाँ पर क्लोरीन। चलो ये हो गया तुम्हारा। अब है तुम्हारा लिथियम, सोडियम, अब है कौन जी, पोटेशियम, और ये तुम्हारा आ गया कैल्शियम। तो 20 तक तो ये 8 के अंतराल के बाद ये रिपीट हो गए, लेकिन इसके बाद के जो तत्व थे और उसके बाद जो कुछ तत्व हैं जो कि तुमको, जो कि यहाँ पर 3 को मिसिंग देख रहे होगे, जो कि हीलियम तुम्हारा है, जैसे 2 नंबर था, हाइड्रोजन 1 नंबर में, और उसका हीलियम, नियोन, आर्गन ये सब जो तत्व थे इनकी खोज नहीं हुई थी उस समय तक, न्यूलैंड के समय तक। तो उसकी खोज बाद में हुई, तो वो उसका जगह वो नहीं दिया गया था उसको। तो इसका मतलब तुम्हारा हो गया कि ये तुम्हारा दिया गया नियम किसने दिया, न्यूलैंड ने यह दिया कि 8 के अंतराल के बाद इसको अष्टक नियम कहा गया, कि 8 के अंतराल के बाद उसके तत्व के गुण क्या होते हैं, एक दूसरे से मैच करते हैं, जिसको न्यूलैंड का अष्टक नियम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया। अब इसके बाद जो तुम्हारा था, जो मेंडलीफ और लूथर मेयर नाम के वैज्ञानिक ने, मेंडलीफ और लूथर मेयर नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया, तत्वों का एक आवर्त सारणी बनाया। उसमें सभी तत्व जितने ज्ञात थे उस समय तक के, लगभग सभी तत्वों को उन्होंने अपने सारणी में जगह दिया, और इस प्रकार पहले सारणी बनाने का जो श्रेय है वह लूथर मेयर और मेंडलीफ दोनों को जाता है। लेकिन मेंडलीफ की सारणी पहले प्रकाशित हुई, और इसलिए जो है आवर्त सारणी बनाने का जो पहला जो कि श्रेय जाता है वो मेंडलीफ को ही दिया गया। तो मैंने कहा कि 2 वैज्ञानिक जो कि दोनों ने अलग अलग प्रयास किया, लूथर मेयर और मेंडलीफ ने, दोनों की सारणी भी दोनों ने अपने वर्गीकरण लगभग समान रूप से किया, लेकिन मेंडलीफ की जो सारणी है वो पहले प्रकाशित हुई, और इसलिए जो है आवर्त सारणी बनाने का जो श्रेय जाता है वो किसे दिया गया, पहले मेंडलीफ को दिया गया। तो मेंडलीफ ने भी उसमें अध्ययन किया था, उसमें काफी डिटेल में सभी तत्व को वर्गीकृत करके उसमें के जितने ज्ञात तत्व थे सबको उन्होंने अपना जगह दिया। करीब उसमें 63 तत्व की खोज हुई थी, तो उसमें उन्होंने उन सभी को अपने सारणी में जगह दिया, और जिस प्रकार प्रथम आवर्त सारणी बनाने का श्रेय मेंडलीफ को जाता है। और मेंडलीफ के नाम पर बाद में तत्व के नाम भी रखे गए। लास्ट में जो खोज हुए तत्व के बहुत, उसमें एक तत्व का नाम मेंडलीफ के नाम पर भी रखा गया। मेंडलीफ जो है रशियन केमिस्ट थे, रशिया के वैज्ञानिक, रशिया के रसायनज्ञ थे। तो पहला जो आवर्त सारणी की बात आती है, जो कि मेंडलीफ की सारणी आएगी। न्यूटन का अष्टक नियम तुम्हारा हो गया। 8 के बाद गुण मिलते हैं, जिसमें कुछ तत्वों का कैसे वर्गीकरण किया ये देख लिया। डोबर मेयर का ट्रिक हो गया। अब है तुम्हारा न्यूलैंड का अष्टक नियम के बाद मैंने कहा कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ते हैं। मेंडलीफ का कहना था, आवर्त सारणी का तुम्हारा था, तो मेंडलीफ का आवर्त नियम, मेंडलीफ ने किस नियम पर पहले बनाया वो देख लेते हैं। मेंडलीफ का आवर्त नियम, पीरियोडिक लॉ ऑफ मेंडलीफ। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के, उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीफ का आवर्त नियम। तो आवर्त इसके क्या होते हैं, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार से क्या होते हैं, उसके जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो कोई जरूरी नहीं है कि 8 के अंतराल के बाद परमाणु द्रव्यमान के बाद मैच करें, बल्कि एक रेगुलर अंतराल पर वो क्या करते हैं, परमाणु द्रव्यमान के एक रेगुलर मतलब एक निश्चित अंतराल के बाद वो रिपीट करते हैं। मतलब कि ये जो 8 का जो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है, 8 का जो गैपिंग का जो अंदाजा रखा गया था, उसने इसको क्या किया, दूर किया, और इसके आधार पर उसने बहुत से तत्वों का वर्गीकरण किया। तो जिसका तुम क्लास 10 में भी इसका मेंडलीफ का आवर्त सारणी का काफी अध्ययन किया गया है। तो ये तुम्हारा मेंडलीफ का आवर्त सारणी बनाया गया। तो मेंडलीफ का यही आवर्त नियम था। इस आवर्त नियम को के आधार पर, इस आवर्त नियम के आधार पर, इस आवर्त नियम के अनुसार
अनुसार मेंडलीफ ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया, और ये तुमको सबसे बड़ा तत्वों के वर्गीकरण में सबसे बड़ा प्रयास माना गया, सबसे ज़्यादा प्रयास जिसकी तारीफ हुई। और इसमें जो है तुमको तत्व को जो है बहुत से वर्ग में बांटा गया, बहुत से ग्रुपिंग किए गए, इसमें लगभग सभी तत्व को जगह दिए गए। लेकिन इसमें कुछ विशेषताएं, कुछ दिक्कत थी कि एक परमाणु के अलग अलग तत्व होते, समस्थानिक होते हैं, मतलब उसके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, और लेकिन परमाणु संख्या एक ही रहते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान जब अलग अलग होते हैं उसको अलग अलग कैसे आवर्त सारणी में जगह देंगे, ये एक समस्या आ रही थी इसके मेंडलीफ में। तो तत्वों के जब परमाणु द्रव्यमान है तो एक ही तत्व के जैसे कार्बन के 12 हैं, 14 हैं, तो दोनों को कैसे जगह देंगे, समस्थानिक को आप जगह नहीं दे पा रहे थे उसमें। दूसरा हो रहा है कुछ तत्व जैसे कि तुम्हारा है जैसे टेल्यूरियम है और आयोडीन। तो टेल्यूरियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वह आयोडीन से ज्यादा है, लेकिन उसको जो है तुमको जगह, उसको आवर्त सारणी में क्या मिला, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उसको जगह टेल्यूरियम को, चूंकि आयोडीन के गुण जो है ज्यादा मैच करते थे वर्ग 7 के, और इसके लिए इसको क्या किया गया, उसको पहले उसको आयोडीन को बाद में दे दिया गया जबकि उसका परमाणु द्रव्यमान कम था। तो ये भी उसमें रहा, किसी जगह पर उसमें क्या किया, एडजस्ट किया गया, गुण के आधार पर करना था। तो परमाणु द्रव्यमान अगर ज्यादा भी रहता हुए कुछ जगह पर क्या किया गया, उसके साथ समझौता किया गया। ये सब उसके गुण रहे, कुछ दिक्कत रही उसके अलावा, लेकिन इसकी काफी विशेषताएं भी रहे। जैसे कि उस समय गैलियम की खोज नहीं होती थी, लेकिन एल्यूमिनियम के बाद उसमें एक खाली जगह दे करके ई करके जगह दे करके EAL करके उसमें एक जगह दे दिया गया था, जिसमें कि बाद में उसके तत्व की खोज गैलियम की हुई और उस जगह पे भरा गया। उसी टाइप से जर्मेनियम की भी खोज नहीं हुई थी, तो जिसे बाद में खोजा गया। तो इस प्रकार से क्या किया गया, तो बहुत से तत्वों की इसके बाद खोज भी हुई इसके आधार पर, जिसमें कि उसके आवर्त सारणी में खाली जगह दिए गए थे, जिसको बाद में उसमें भरा गया, जिसके बाद में खोज हुई और वहां उस जगह पर भरा गया, जिसका अध्ययन तुमने 10वां क्लास में डिटेल में किया हुआ। तुम्हारे जो NCERT बुक है उसमें भी मेंडलीफ की आवर्त सारणी दी गई है। तो उसमें कुल 63 तत्व थे उस समय तक, और उसमें 2 तत्वों को जो है अलग अलग वर्ग में बांटा गया था। अलग, जैसे कि उसमें है 2 शब्द आए, आवर्त, इसमें कहेंगे पीरियड। क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं। और उसके बाद था ग्रुप, वर्ग। उदग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं। तो ये तुमको था जो कि आज भी आधुनिक आवर्त सारणी में यही कहा गया। क्षैतिज जो कि इधर से इधर जा रहा है, बाएं से दाईं ओर, इसे हम लोग क्या कहें, बाएं से दाईं ओर जो गया, बाएं से दाईं ओर जाएगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इस ढंग से। ये हो गया कतार, और ये हो गया तुमको स्तंभ, जिसको क्या इधर ऊपर से नीचे आएंगे दैट इज वर्ग हो गया, आप स्तंभ कहे, और इसमें जो गया कतार हो गया दैट इज कॉल्ड आवर्त कहलाता है। तो इसको हम लोग आवर्त कहेंगे। तो इस तरह से क्या होगा तुम्हें, ये हो गया आवर्त नियम हो गया इसका, और इसको में बांटे गए। तो अब जो हम लोग बनवाते हैं, इसके बाद देखते हैं मोस्ले का नियम। मोस्ले का क्या नियम है, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और आधुनिक आवर्त सारणी, इसमें जो है वर्ग, इसमें वर्ग में जैसे था तुमको A, B 2 ग्रुप में बांटा गया था, तो जिसको कि बाद में जो है इसको AB खत्म कर दिया गया। तो अब का जो आवर्त सारणी है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आज का जो आधुनिक आवर्त सारणी जिसको कहते हैं मोस्ले का नियम, आधुनिक आवर्त नियम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ।
मोसले ने अपने एक्स किरण के प्रयोग में पाया कि एक्स किरण की आवृत्ति तत्वों की परमाणु संख्या पर निर्भर करती है ना कि उनके परमाणु भार पर। तो इसको समीकरण था रूट इंटू आवृत्ति रूट इंटू न्यू बराबर ए इंटू जेड माइनस बी। तो इसके आधार पर देखा गया रूट भी और जेड, जेड जहाँ पे हो गया परमाणु क्रमांक, रूट न्यू हो गया एक्स किरण की आवृत्ति, एक्स किरण की आवृत्ति, और जेड बराबर हो गया तत्व की परमाणु संख्या, तत्व की परमाणु संख्या। ये हो गया ई जेड हो गया, इधर क्या हो गया रूट अंडर न्यू हो गया। तो ये तुमको ए जेड माइनस बी, ये क्या होगा तुम्हारा इसके साथ वैरी करेगा, मतलब इसके साथ साथ क्या हो जाएगा बढ़ते जाएगा, इसका एक सरल रेखा आता है। इसके आधार पर कहा गया तुमको कि यह जो है तुमको इस पर निर्भर करती है, ये मोसले ने। तो मोसले ने इसके आधार पर क्या कहा कि तत्व का मतलब जो गुण है, इसके आधार पर मोसले ने कहा, मोसले ने एक नया आधुनिक आवर्त नियम दिया। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? इस प्रयोग के आधार पर, इस प्रयोग के आधार पर, इस प्रयोग के आधार पर मोसले ने आधुनिक आवर्त नियम दिया। मोसले ने आधुनिक आवर्त नियम दिया, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के, उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, आवर्त फलन होते हैं। तो ये जो तुमको दिया गया यहाँ से यहाँ तक, ये तुमको आधुनिक आवर्त नियम है। ये परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार के बाद क्या कर दिया गया, ये तुम्हारा ये आधुनिक आवर्त नियम हुआ। ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ यही है। ये क्या होगा तुम्हारा आधुनिक आवर्त नियम, इस यही हो गया तुम्हारा कि उसके गुण किस पर निर्भर करते हैं, आवर्त फलन होते हैं। ये तुम्हारा हो गया आधुनिक आवर्त नियम है तुम्हारा। तो चलो, तो ये आधुनिक आवर्त नियम हो गया, यही मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, आधुनिक आवर्त नियम। तो आधुनिक आवर्त नियम यही है। आधुनिक आवर्त नियम क्या हुआ कि तुमको तत्वों के जो भौतिक एवं रासायनिक गुण हैं किसके आवर्त फलन होते हैं, मैंने परमाणु द्रव्यमान के बजाय, परमाणु भार के बजाय मोसले ने कहा कि परमाणु संख्या पर आधारित होते हैं ये तुम्हारा। और इसके आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया। इस नियम के आधार पर, इस नियम के आधार पर
आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं आवर्त सारणी को, पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया गया। तो मोस्ले ने बनाया, जिसका यह मोस्ले के नियम पर आधारित था। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाएंगे, अब आधुनिक आवर्त सारणी में हम लोग देखते हैं कितने वर्ग हैं, कितने आवर्त हैं। अब वर्ग आवर्त तो समझ ही रहेगा, आवर्त हो गया तो जो क्षैतिज कतार है, और वर्ग हो गया जो उदग्र स्तंभ है। तो कितने वर्ग हैं इसको आवर्त, इन सब आधुनिक आवर्त सारणी का हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये मोस्ले का क्या क्या नियम हुआ। मोस्ले ने अपने एक्सरे का प्रयोग किया। एक्सरे बनाते हैं जब उसके तत्व पर जो है उस पर आघात कराते हैं जाकर के किसी तत्व पर, जो कि विकिरण को मतलब इलेक्ट्रॉन को जाकर वहां पर से क्या इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और उस पर जाकर जब डालते हैं तो उसको देखा गया कि उसमें जो एक तो विशेष प्रकार के एक तरंग निकलती है जो कि एक्स किरण कहलाती है। उस तरंग की आवृत्ति का जब अध्ययन किया गया तो देखा गया कि वह परमाणु संख्या पर निर्भर करती है, द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करती है। और इस प्रयोग के आधार पर उसने निष्कर्ष निकाला कि कोई तत्व का गुण जो है तुमको परमाणु संख्या ही मौलिक गुण है, परमाणु भार के बजाय परमाणु संख्या के आधार पर ही उसका मौलिक गुण है। और ये सब आधार पर उसने कहा कि इसका मतलब है कि तत्वों का जो वर्गीकरण किया जाना चाहिए वो परमाणु द्रव्यमान पर नहीं बल्कि परमाणु संख्या पर होना चाहिए, जो कि परमाणु संख्या जो प्रोटॉन की संख्या होती है। और इस प्रकार से तत्वों के वर्गीकरण का जो मुख्य आधार है, जो कि मेंडलीफ या उसके पहले के जितने लोगों ने सोचा था कि परमाणु भार ही क्या है, तत्व का मौलिक गुण होता है, उसको हटा करके मोस्ले के नियम के बाद उन्होंने सबको क्या किया, सबको कहा कि नहीं, परमाणु संख्या उसका जो प्रोटॉन की संख्या है, जो कि न्यूट्रल में तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी परमाणु प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही होती है, जो उदासीन अगर परमाणु है तो आयन नहीं हो तो इस प्रकार क्या करें, वही मौलिक गुण है, वही मौलिक गुण को दर्शाते हैं। तो इस नियम के आधार पर क्या बनाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया। तो हम लोग देख लेते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है, इसमें इसमें 7 आवर्त हैं। अभी के जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग में बांटा गया है, 18 ग्रुप में बांटा गया है और 7 आवर्त हैं। तो पहले आवर्त के बारे में देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कतार या आवर्त हैं, या आवर्त ब्रैकेट में पीरियड है। तो ये तुम्हारा है, पहला आवर्त हो गया हाइड्रोजन और हीलियम है उसमें। तो देखो जैसे कि पहला तुमको है उसमें क्या बनाया गया है, 7 आवर्त। प्रथम आवर्त में 2 तत्व हैं, फर्स्ट आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम 2 तत्व हैं। दूसरा में इसमें 2 तत्व हुए, प्रथम में 2 तत्व हो गए, 2 तत्व हुए। दूसरा आवर्त में 8 तत्व हैं, दूसरा आवर्त में 3 से लेके 10 तक। तो 3 हो गया तुमको लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, सबका नाम पता ही होगा। तो ये कितना हो गया, 8 तत्व हो गए। कितना हो गया दूसरा में, 8 तत्व। इसे याद भी करना है, 8 तत्व है, याद कीजिए। तो पहला हो गया हाइड्रोजन हीलियम हुआ पहला में, दूसरा में हो गया कौन कौन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन।
ये दूसरा आवर्त का हो गया। तीसरा आवर्त थर्ड पीरियड में आते हैं, इसमें भी 8 ही तत्व हैं, तो इसको भी तुम याद रख सकते हो बिल्कुल आसानी से। लिथियम के बाद क्या क्या था, सोडियम हो जाता है यहाँ पर क्या क्या, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, ये था भी न्यूलैंड के नियम में भी ये था ही तुम्हारा। यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम हो जाता है इसका, इलियम, यहाँ सिलिकॉन, यहाँ पर क्या होगा फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन और हो गया और ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हो गया ऑक्सीजन के बाद तो यहाँ पर हो गया तुम्हारा क्लोरीन हो गया, क्लोरीन के बाद ये तत्व था तुम्हारा हीलियम, नियोन के बाद हो गया आर्गन, आर्गन हो गया। इसमें भी कितने तत्व हो गए, 8 तत्व इसमें भी हो गए। तो इसमें हो गए। अब वर्ग नंबर 4 में जो है 18 तत्व हैं, आवर्त 4 में, आवर्त नंबर के चौथा में 18 तत्व हैं। तो याद करना चाहोगे तो इसको भी करो, देखो मैं लिख देता हूँ, चौथा आवर्त तक मैं लिख देता हूँ, चौथा आवर्त में कितने तत्व हैं, 18 तत्व हैं इसमें। तो यह शुरू होता है कहाँ से तुम्हारा, पोटेशियम, इसमें है 18 तत्व हैं। तो इसमें 18 तत्व लिख देते हैं, नाम ऐसे ही बोल देते हैं, इसको याद करेगा। देखो मैं याद करवा देता हूँ, कुछ कोशिश करता हूँ। 18 तत्व, उसके बाद है तुमको अगला लिख देते हैं चौथा, 5वां आवर्त, 5वां आवर्त में भी 18 तत्व हैं, इसमें भी 18 तत्व। 6ठा आवर्त 32 तत्व हैं। 7वां आवर्त अब लगभग ये भी भर ही गया है, इसमें भी 18 तत्व कह सकते हो, 18 तत्व लगभग अब जो है तुमको खोज हो गए 32 तत्व, इसमें भी लगभग 32 तत्व भर ही गए हैं, इसमें कह सकते हैं 32 तत्व आप कह सकते हैं इसमें अब। तो इस प्रकार से तुम कुल अगर मिलाओगे तो कुछ 118 तत्व हो जाएंगे। तो जैसे 32 हो गया तुम्हारा, 64 36 106 और उधर हो गए 8 और तुम्हारा हो जाएगा तो 118 तत्व यहाँ तक हो जाएंगे, 120 तत्व इनफैक्ट, हाँ यहाँ तक हो जाएंगे 118 तत्व। चलो तो ये तुमको 118 तत्व तक इसमें आ जाएंगे इतना में। और उसके बाद आगे का अगला की जरूरत पड़ जाएगी आपको, 8वां आवर्त की जरूरत पड़ेगी जो कभी नहीं डाला गया है और सारणी में। तो इस प्रकार जहाँ तक कि देखो तुम्हारा जो कि पहला आवर्त में कौन कौन हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम याद कर सकते हो। दूसरा आवर्त को याद करो, लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये दूसरा आवर्त खत्म हो गया। तीसरा आवर्त सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद क्या हो गया तुम्हारा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 13 हो गया। उसके बाद सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17 और आर्गन 18। उसके बाद तुम्हारा आ जाता है तुम्हारा अगला आवर्त जो है तुमको जो कि शुरू होता है चौथा आवर्त। चौथा आवर्त में क्या कहाँ शुरू होगा, चौथा आवर्त में कितने तत्व होंगे, 18 तत्व होंगे, जो कि 19 से शुरू होगा। 19 से लेकर के कहाँ तक लास्ट करेगा, 36 तक जाएगा। 19 से लेकर के परमाणु संख्या 36 तक जाएगा। तो उसका तुम जहाँ तक याद करना चाहोगे तो उसमें याद करो, पोटेशियम, कैल्शियम, ये दोनों तो पहले से भी नाम 20 तक याद किया होगा, क्लास 10 वगैरह में भी या 9 में याद करना भी था। अब वहाँ के बाद जो है तुमको कुछ नए नए तत्व आते हैं, जैसे कि 21 नंबर है स्कैंडियम, नाम सुना होगा, SC उसका संकेत होता है। वेनेडियम आवर्त सारणी तुम अपना देख सकते हो, स्कैंडियम, टाइटेनियम 22, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, मैग्नीज के बाद Fe 26 नंबर तत्व हुआ ये, Fe के बाद 26 हो गया, कोबाल्ट 27, निकेल 28, तांबा कॉपर जिसको कहते हैं 29 और 30 में तुमको जस्ता जिंक। उसके बाद तुमको 31 नंबर तत्व जो कि आ जाएगा तुमको गैलियम। उसके बाद 32 नंबर में तुम्हारा क्या आ जाएगा, 32 नंबर में तुम्हारा आ जाएगा जर्मेनियम। फिर तुम्हारा 33 नंबर आ जाएगा तुमको आर्सेनिक, आर्सेनिक। फिर तुमको सेलेनियम आ जाएगा 34, ब्रोमीन 35, 36 में क्रिप्टन। तो ये तुम्हारा चौथा आवर्त का मैंने नाम लिया, जिसको फिर से एक बार दोहरा सकते हैं। पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज,
आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। उसके बाद तुम्हारा क्या आ गया, गैलियम, जर्मेनियम, गैलियम आ गया तुम्हारा, जर्मेनियम आ गया, फिर तुम्हारा आर्सेनिक आएगा, आर्सेनिक के बाद तुम्हारा सेलेनियम आ गया, सेलेनियम के बाद ब्रोमीन आया, ब्रोमीन के बाद तुम्हारा क्रिप्टन, दैट इज 36 नंबर। फिर तुम चाहो तो उसका भी पांचवा भी 18 तत्व है, उसको भी याद कर सकते हो, जो कि तुम्हारा शुरू होगा किससे, तो रुबिडियम। उसके बाद रुबिडियम आता है तुम्हारा पहला वर्ग में। उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा, रुबिडियम के बाद आ जाएगा तुम्हारा इधर बेरिलियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम आ जाएगा तुम्हारा। स्ट्रॉन्सियम के बाद तुम्हारा इरिट्रियम फिर आ जाएगा उधर, एटियम, फिर जर्कोनियम, फिर इस तरह से तुम्हारा क्या नियोबियम। तो जो तत्व है सारे नाम याद रख सकते हो, इसको तो खैर एक बार में याद होगा भी नहीं तुम लोग को, तो याद कर सकते हो इसको। तो जहाँ तक याद करो 36 तक याद करने की कोशिश करो। 36 तक मैंने 2 बार दोहराया, फिर से इस बार वीडियो को रोक करके पीछे करके भी बार बार रिपीट कर सकते हो, एक ही बार को दोहराने से फायदा नहीं है। उसको वीडियो को तुम पीछे पैक करके 2 बार में उसको 1-2 बार देखोगे, सुनोगे, याद करने की कोशिश करोगे तो याद हो जाएगा। संकेत भी किताब से देखो, संकेत तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है, सबका पावर सारणी बना हुआ है, जो एनसीईआरटी का बुक है, उसमें भी देख करके उसको याद करने की कोशिश। 36 तक याद करो, 36 तक याद कर लोगे तो नहीं तो आवर्त सारणी में तो तुमको जाहिर है कि बहुत से काम में आगे भी जो है क्लास 11-12 में तुमको काफ़ी मदद भी मिलेगी। और इस प्रकार याद करो। कुछ जब अलग अलग वर्ग में जब ब्लॉक पढ़ाएंगे तो उसमें भी बताएंगे तुमको किस प्रकार तत्व में ब्लॉक में वर्गीकृत किया गया है, तो अलग अलग जब अध्ययन करेंगे उसमें भी पढ़ाया होगी। जो इनऑर्गेनिक की पढ़ाई होती है उसमें आवर्त सारणियाँ काफ़ी महत्व होता है। और वर्ग की जहाँ तक बात है तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? आधुनिक आवर्त सारणी को में 18 वर्ग हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हो गए? आधुनिक आवर्त सारणी में 1 से 18 तक 18 वर्ग हैं। वर्ग मतलब हो गया ग्रुप, 18 वर्ग हैं। तो प्रथम वर्ग में जैसे आता है तुम्हारा, वर्ग में जैसे तुम्हारा कुछ वर्ग का भी नाम याद रखना होगा, जैसे कि वर्ग 1 का तत्व होता है तुम्हारा। वर्ग 1 में से उदाहरण के लिए कौन आ जाएगा? वर्ग 1 लेते हैं, जैसे वर्ग 1 में जैसे लेते हैं, देखो ग्रुप 1 तो 18 है, तो इसमें देखते हैं वर्ग 1 का नाम जैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इस ढंग से तुम याद करने की कोशिश करोगे। वर्ग 2 के तत्व जैसे देखते हैं, वर्ग 1 के तत्व हो गए, वर्ग 2 के तत्व देखो, वर्ग 2 तो यहां पर तो खैर नहीं है, खाली इसके बाद यहां पर आता है बेरिलियम आ जाता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर क्या कहते हैं कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम। तो रेडियम के बाद अब तो नए तत्व भी आ गए, उसके ग्रुप के नीचे वाले भी तत्व में वर्ग में आ गए हैं तत्व, उसको भी लिख सकते हैं। तो खैर यहाँ तक याद कर सकते हो। इसी तरह से और भी वर्ग हैं बीच में, फिर जो है इसमें जो है इसको हम लोग कहते हैं, इसमें तुमको बीच में फिर वर्ग 3 में आ जाते हैं, जो कि नए तरह का डी ब्लॉक, उसमें अलग कहा जाता है, डी ब्लॉक कहा जाता है, जिसको ब्लॉक वगैरह का चर्चा करेंगे। तो वैसे 2 उदाहरण के हमने वर्ग देते हैं। ऐसे कितने वर्ग हैं टोटल? ऊपर से नीचे 18 वर्ग हैं, जिसमें सबसे अंतिम में तुम्हारा जो है कौन सा गैस है? नोबल गैस कहते हैं जिसको। जैसे यहाँ पर वर्ग इधर लिखे हैं, अब वर्ग 18 लिख देते हैं, यहाँ देखो सबसे लास्ट वाला लिखते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, आरएन। तो इसका जो है परमाणु संख्या भी याद कर सकते हो। इसका परमाणु संख्या होगा 2, इसका हीलियम का क्या होगा 2, उसके बाद हीलियम नियोन का 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जेनॉन 54 और रेडॉन 86। सबका याद करो। इसका परमाणु संख्या को यहाँ पर जगह है तो इसमें डाल भी सकते हैं, तो ये तुमको याद करोगे। तो इस प्रकार 18 वर्ग हैं। इसकी चर्चा आवर्त सारणी की और भी चर्चा करेंगे, कहाँ पर इस आवर्त सारणी में तत्व में कहाँ अधातु है, कहाँ पर धातु हैं, कहाँ पर किसको जगह दिया है, कहाँ ब्लॉक में कैसे बांटा गया है, तो ब्लॉक में तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया ब्लॉक के आधार पर। तो पिछला जो कि तुम देखोगे, जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो पिछला चैप्टर का जो हमारा क्लास है उसको भी रिपीट कर, जो राष्ट्रीय लेवल पर तुम्हें मिल जाएगा। परमाणु की संरचना में अंतिम जो लेक्चर है तुम्हारा दूसरा चैप्टर का, उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया गया, उसके आधार पर तत्वों के वर्ग, आवर्त, ब्लॉक, इन सबों का निर्धारण करने के लिए भी सिखाएंगे। और आधुनिक आवर्त सारणी में बताकर भी दिखाएंगे कैसे कहाँ पर किस तत्व को जगह दी गई है। इसका डिटेल में और अध्ययन हम लोग का आवर्त सारणी का इसका जारी रहेगा। इसके बाद इस चैप्टर में जब पढ़ेंगे फिर कुछ तत्वों का कैसे नामकरण जो किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे।
तो कहाँ पे धातु धातु कहाँ है, नए तत्वों का 100 के ऊपर में कैसे नामकरण किया गया है, इन सबों का अगला लेक्चर में तय करते हैं। इसको तब तक एनसीईआरटी बुक से पढ़ भी सकते हो, इसको लेक्चर के नोट्स के लिए राइटर ऐप पर जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और सबका नोट्स भी लिख सकते हो इसको। और इसी के साथ अगले लेक्चर में मिलते हैं।